नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हमें फिक्र है आपकी, और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। तो आज हम बात करेंगे स्लीपिंग डिसऑर्डर की। आखिर ये परेशानी है क्या, इससे कैसे निपटें, क्या इसके सिम्टम हैं, ये जानकारी हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि नींद से संबंधित समस्याएं शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की सेहत को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। कैसे? वो ऐसे कि स्लीप एपनिया ऐसी एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जो कि अक्सर लोगों में गंभीर परेशानियों का कारण बनती है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां इसके कारण जो जान का खतरा है वो भी हो सकता है। और स्लीप एपनिया एक गंभीर स्लीपिंग डिसऑर्डर है जिसमें सोते समय अक्सर कुछ सेकंड्स के लिए आपकी सांसें बंद हो जाती हैं। तो कैसे इससे निपटें, क्या इसके उपाय हैं, ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और हमारे एक्सपर्ट भी आपके तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें फिक्र है आपके। गेस्ट का इंट्रोड्यूस मैं आपको कर देती हूँ, इंट्रोडक्शन आपको करा देती हूँ। डॉक्टर दीपक प्रजापत इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि डॉक्टर सौरभ मित्तल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एम्स से, और डॉक्टर कविता शर्मा स्त्री रोग विशेषज्ञ। आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे और आपको जानकारी दें कि कैसे बचाव और इस परेशानी से आप निपट सकते हैं। साथ ही आपके मन में कोई भी सवाल है तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर हम फ्लैश करने जा रहे हैं, ये नंबर आप नोट कर लीजिए और आपके जो भी सवाल है वो हमारे एक्सपर्ट से आप कर सकते हैं। नंबर हमारा है 0120-715-3826, 0120-715-3787। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल करके आपके जो भी सवाल हैं वो हमारे गेस्ट से आप कर सकते हैं। आपके मन में जो भी शंका है, अपने हेल्थ को लेकर आपको जानना चाहते हैं, तो वो भी हमारे गेस्ट से आप जान सकते हैं। सबसे पहले दीपक प्रजापत, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। सवाल आपसे मेरा यही रहेगा कि आखिर ये स्लीपिंग डिसऑर्डर क्या है? देखिए, स्लीपिंग डिसऑर्डर की बात करें तो काफ़ी तरीके के स्लीपिंग डिसऑर्डर होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन वैरायटी होती है इसमें, इसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। जी। सो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्या होता है ये मैं आपको पहले बता दूं। जनरली जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिन्हें सारे दिन थकान महसूस होती है, दिन में जिनको ज़्यादा नींद आती है, बैठे बैठे सो जाते हैं, गाड़ी चलाते चलाते सो जाते हैं, तो ये पेशेंट होते हैं जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की समस्या होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ऐसे पेशेंट्स को फिर हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया डायग्नोज करने के लिए स्लीप स्टडी एडवाइस करते हैं। तो ये एक जानलेवा बीमारी है, क्योंकि अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को हम टाइमली डायग्नोज नहीं करते हैं तो इसके चलते बहुत सारी बीमारियां शरीर के अंदर आ सकती है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपोथायराइडिज्म, लिपिड लेवल्स बढ़ जाते हैं शरीर में, जिसके चलते स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ सकता है, जिसके चलते हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ सकता है, हार्ट से रिलेटेड और भी बहुत सारी बीमारियां बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ जिन लोगों को एस्थमा की समस्या है, सीओपीडी की समस्या है, उन लोगों का एस्थमा और सीओपीडी भी कंट्रोल करने में काफ़ी समस्या आती है। ठीक है डॉक्टर सौरभ, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एम्स में। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ डॉक्टर सौरभ कि आखिर ये स्लीपिंग डिसऑर्डर, ये परेशानी कैसे पेश करती है, वो तो जानकारी दीपक जी ने साझा कर दी है, लेकिन ये पैदा कैसे होती है, मुझे लगता है ये भी दर्शकों के लिए जानना जरूरी हो जाता है। तो स्लीपिंग डिसऑर्डर और जो कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या आम भाषा में ओएसए बोलते हैं, तो वो होता क्या है कि जैसे नॉर्मल हमारा सांस जाता है, एक सांस का रास्ता है, नाक से सांस लेते हैं और अंदर फेफड़े तक जाता है। जब आदमी सोता है तो क्या होता है, जब लेटते हैं तो वो सांस का रास्ता कई दफ़ा नैरो हो जाता है या छोटा हो जाता है। जब वो सांस का रास्ता इतना छोटा हो जाता है कि सांस अंदर ना जाए, उस समय सांस रुकने लगती है, उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये होता क्यों है, इसकी बहुत सारी वजह होती हैं। जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है वो होती है ओबेसिटी या मोटापा। तो क्या होता है, जो आपकी सांस की नली होती है उसके चारों तरफ फैट जमा हो जाता है। जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है वैसे वैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने के चांस बढ़ते जाते हैं। उसके अलावा जो लोग इनएक्टिविटी होती है या शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब प्रॉब्लम के साथ साथ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पर सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है मोटापा। साथ में जिन लोगों को अस्थमा या दमा की बीमारी होती है उनमें भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर ये मोटे लोगों में, पुरुषों में 50 साल की उम्र के बाद ये बढ़ता जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यंग लोगों में नहीं होता, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसके होने के चांस बढ़ते जाते हैं।
महत्वपूर्ण जानकारी आपने यहाँ पर साझा की है डॉक्टर सौरभ। मैं आपसे समझूंगी आगे ये कि चलिए उम्र बढ़ रही है, वो बात सही है, आपका वेट भी बढ़ रहा है इसलिए दिक्कतें पेश आती है, लेकिन मैं आपसे आगे ये जानूंगी कि अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट अपना मेंटेन कर रहे हैं और आपकी डाइट भी अच्छी है तो क्या तब भी दिक्कत पेश आएगी, मैं जानूंगी आपसे। लेकिन इस बीच डॉक्टर कविता शर्मा, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं, आपसे समझना चाहती हूँ अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या ये जो स्लीपिंग डिसऑर्डर की बीमारी है वो पुरुषों में इसमें अलग सिम्टम नजर आते हैं, महिलाओं में अलग सिम्टम नजर आते हैं, ऐसी कुछ जानकारी? देखिए, ऐसा नहीं है कि सिम्टम्स तो लगभग सेम ही रहते हैं। हालांकि ओएसए जो है वो मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, फीमेल्स में कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन फिर भी अगर सिग्निफिकेंट ओबेसिटी है, पेशेंट ओबेस है, या फिर प्रेग्नेंट महिलाओं में जो, और इसके अलावा जो मेनोपॉज के बाद की जो महिलाएं होती हैं उनमें ये ओएसए की समस्या काफ़ी पाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि मेल्स में ज़्यादा है, फीमेल्स में भी ये प्रॉब्लम कॉमन मिलेगी, ऑल्दो मेल्स आर एट मोर रिस्क ऑफ ओएसए। ठीक है, लौटूंगी आपके पास डॉक्टर कविता शर्मा, आप तीनों मेरे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, इनका सवाल भी लेना जरूरी हो जाता है। नाम बताइए अपना। ठीक है, लगता है कॉल इनकी डिस्कनेक्ट हो गई है। ठीक है डॉक्टर सौरभ, मैं फिर से एक बार आपका रुख करना चाहूँगी। एक सवाल दरअसल मेरे मन में ये है कि क्योंकि ये कहा जाता है कि सोते सोते ही आपकी सांसें रुकना बंद शुरू हो जाती हैं, तो क्या उस वक्त क्या किया जाए एकदम से? क्योंकि मुझे लगता है जो व्यक्ति सो रहा है उसको तो इस चीज़ का आभास नहीं है, लेकिन अगर जानकारी हो गई कि भाई सांस नहीं आ रही है, घुटन पैदा हो रही है, तो एकदम से क्या किया जाए? तो जैसे इसमें सबसे पहले क्या होता है, खर्राटा आता है। जैसे आदमी सोता है, खर्राटे लेना चालू होता है। खर्राटा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की सबसे पहली सीढ़ी है कि सबसे पहले खर्राटा आना चालू होगा, फिर वो खर्राटा इतना बढ़ता जाएगा कि आपकी सांस रुकने लगेगी। तो जैसे जो लोग होते हैं भाई सो गए, ठीक है डॉक्टर सौरभ, मैं आपको रोक रही हूँ माफी के साथ में, लौटूंगी आपके पास। कॉलर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, लगता है डिस्कनेक्ट हो गए, बात पूरी कीजिए डॉक्टर सौरभ। तो जैसे ही मान लिया आदमी सोता है, खर्राटा चालू होता है, अगर वो खर्राटा इतने तेज होते चले जाते हैं और सांस का रास्ता पूरा बंद हो जाता है, तब सांस रुकने लगती है। कई दफा ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का देख लेते हैं कि भाई ये जो है ये सो रहे थे, वाइफ कंप्लेंट करती है कि जब ये सो रहे थे इनकी सांस रुक जाती है। तो उस समय कोई कुछ नहीं करने की जरूरत होती है, उस समय आदमी की सांस अपने आप चालू हो जाती है। तो इट्स ए साइकिल, थोड़ी देर सांस रुकेगी फिर आ जाएगी, सांस रुकेगी फिर आ जाएगी, ये चलता रहता है। पर अगर कभी आपने महसूस किया है कि आपको या आपके घर में किसी को ये होता है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, स्लीप स्टडी कराना पड़ेगा, तब वो प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है, ठीक है, कविता शर्मा जी का भी रुख करूंगी और दीपक जी का भी रुख करूंगी। इस बीच हमारे कॉलर शाहिद, इनका नाम है शाहिद खान, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद जी, सवाल कर सकते हैं अपना। जी, डॉक्टर से बात ये करनी थी। मैं एक एमएनसी में काम करता हूँ। अच्छा। और नींद की समस्या रहती है और सिर के आधे हिस्से में और आंखों में कभी कभी दर्द होता रहता है, लेकिन नींद की समस्या ये रेगुलर बची हुई है। दीपक जी, देखिए पहली बात तो है कि नींद की समस्या, नींद ज़्यादा आती है या नींद नहीं आती है, ये जानना ज़रूरी होगा। शाहिद जी, आपको नींद ज़्यादा आती है या नींद नहीं आती है या नींद कम आती है? नहीं, नींद बहुत कम आती है, मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ती है, उसके बाद कभी कभार नींद आ जाती है। कई बार ये होता है 3-4 बजे तक जगते रहते हैं और 1-2 घंटे के लिए नींद आ जाती है। और अक्सर ये होता है कि बहुत थके होने के बाद भी नींद कम आती है और किसी तरह सो भी गए तो दोबारा जगने के बाद फिर दोबारा नींद नहीं आती है। 1 घंटे 3 से 4 दिन दीपक जी बोल रहे हैं, मुझे लगता है 2 दिन इंसान ना सोए तो वो पागल हो जाता है। देखिए बेसिकली आपका जो स्लीप हाइजीन, इसको हम बोलते हैं, स्लीप हाइजीन बहुत ख़राब है। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो अगर आप स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग आपको छोड़नी होगी। दूसरा, रात के समय सोने से पहले आप कोई चाय कॉफ़ी का सेवन ना करें। तीसरा, समय पर सोना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नींद कम आती है या डिस्टर्ब हो रही है तो ऐसा नहीं कि आप रात के 2 बजे सोने जा रहे हैं या 3 बजे सोने जा रहे हैं, ऐसे में स्लीप की पूरी जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और ऐसे में आपको स्लीप से संबंधित समस्याएं, जैसा आप बता रहे हैं, हेडेक रहना, बॉडी एक्स रहना, छाती में दर्द होना, ये सब सिम्टम जो हैं ये स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से हो रहे हैं। तो ऐसे में आप अगर समय पर सोना स्टार्ट करेंगे, रात के समय चाय कॉफ़ी अवॉइड करेंगे, समय पर अपना रात का डिनर 7-8 बजे करिए ताकि आप 9-10 बजे तक सोने जा सकें। ऐसा अगर आप करते हैं 1 हफ्ते तक तो आपकी स्लीप साइकिल वापस से नॉर्मल हो सकती है। और फिर से अगर वही स्टार्ट हो गया तो दीपक जी? ये बेसिकली जो रिलेटेड होता है, ये हमारे वर्क स्ट्रेस से रिलेटेड होती है सारी चीज़ें।
तो अपना जो वर्क एनवायरनमेंट है उसको हेल्दी बनाने के लिए जो वर्किंग आवर्स हैं आप उनको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, या स्ट्रेस जितना आप ले रहे हैं उसको आप अवॉइड कीजिए, तो ये सारी समस्याएं अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। जी ठीक है, हमारे साथ अगली कॉलर भावना गुप्ता जी इस वक्त नोएडा से जुड़ चुकी हैं। भावना जी अपना सवाल आप कर सकते हैं। हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो लेडी डॉक्टर है हमारी, कि अगर प्रेगनेंसी में नींद कम आ रही है तो इसे कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? अच्छा ठीक है, कविता जी। प्रेगनेंसी में नींद कम आ रही है, मैं इनका सवाल नहीं समझी, एक बार प्रेगनेंसी में इन्हें नींद कम आ रही है तो क्या कंसीव करने में इन्हें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? नहीं, अगर वो प्रेग्नेंट है तो इट मींस वो ऑलरेडी कंसीव कर चुकी हैं। ओके, मतलब आगे जाके जैसे कंसीव तो कर लिया है, मीनिंग मतलब फिर अगर स्टार्टिंग अर्ली फेज है तो प्रॉब्लम आएगी क्या? मतलब ऐसा कुछ मिसकैरेज वगैरह हो सकता है या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नींद कम आने का मिसकैरेज से तो कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, अगर आप स्ट्रेस में हैं, आपकी प्रेगनेंसी बहुत कई बार बहुत प्रीशियस होती है, पेशेंट बहुत शादी के कई सालों बाद कंसीव करते हैं या लंबे ट्रीटमेंट के बाद कंसीव करते हैं, तो जब अर्ली मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के, जब प्रेगनेंसी लगभग 3-4 महीने इनिशियल होते हैं, तब जरूर पेशेंट थोड़ा स्ट्रेस में रहता है। तो ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड नींद की कमी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको मतलब प्रेगनेंसी है इस वजह से आपको नींद कम आ रही है, ये आपकी स्ट्रेस इंड्यूस्ड है। इनफैक्ट पहले 3 से 4 महीने में तो महिलाओं को ज्यादा नींद आती है प्रेगनेंसी के इनिशियल मंथ्स। ठीक है ठीक है, अब मैं डॉक्टर सौरभ आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि अभी जो कॉलर हमारे साथ जुड़े इन्होंने कहा मुझे नींद नहीं आती है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि सोते सोते आपकी सांसें रुक जाती है, लेकिन सवाल मेरा ये कि जिसको नींद ज़्यादा आती है, मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं डॉक्टर सौरभ कि बैठे बैठे वो सो जाएंगे, जहाँ बैठाओ वहीं वो सो जाएंगे, तो इसको क्या कहेंगे? तो जो ये इसको बोलते हैं ज़्यादा नींद आना या एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या ओएसए जिस बीमारी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका मेन लक्षण 2 ही होते हैं, खर्राटा आना और ज़्यादा नींद आना। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आदमी रात में 6 घंटे सोया पर वो रात भर उसकी सांस रुकती रही, जब वो सांस रुकती है तो वो नींद पूरी नहीं होती, तो उसको बोलते हैं स्लीप फ्रेगमेंटेशन, यानी नींद टूट टूट के आ रही है बार बार। अगर आप लगातार 6-7 घंटे नहीं सो पा रहे हैं तो बॉडी डिमांड करती है भाई वो दिन में सोएगी, बॉडी विल रिक्वायर रेस्ट, तो वो दिन में क्या होगा, बैठे बैठे नींद आती रहेगी, बैठे बैठे नींद आती रहेगी। तो इस वजह से होता है। अगर आपका स्लीप एपनिया का ट्रीटमेंट चालू हो गया, आपको रात को प्रॉपर नींद आने लगी, तो वो दिन में नींद आना बंद हो जाएगा। नहीं, लेकिन सौरभ, डॉक्टर सौरभ, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो नींद पूरी ले रहे हैं रात में, बावजूद उसको उनको रात में भी नींद पूरी ले रहे हैं और नींद उनको दोपहर में भी आ रही है, सुबह भी आ रही है। तो वो क्या होता है ना कि वो जो रात में सो रहे हैं, एक्चुअली वो स्लीप एपनिया की वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती है। उनको लगता है वो 8 घंटे बिस्तर पे सो रहे थे, पर हो क्या रहा था, उनका सांस रुक रहा था, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा था, तो वो सोते हैं पर उनका ब्रेन जागता है। तो वो प्रॉब्लम होती है कि वो जो आपकी बॉडी को और ब्रेन को जो रेस्ट चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, हमारे साथ कॉलर भी जुड़ चुके हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। नाम बताइए अपना और सवाल आप कर सकते हैं। आवाज आपको मिल रही है मेरी? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं चाहूंगी सवाल करिए। जी मैडम, मैं शोभित बोल रहा हूँ ग्रेटर नोएडा से। जी, मेरे को ये पूछना है कि पूरी रात सोने के बाद भी 8 से 9 घंटे नींद लेने के बाद भी मैं दिन में बड़ी थकान रहती है मेरे को नेक्स्ट डे। तो अच्छा। ये पूछना था कि इसका क्या कारण रहता है जबकि नींद भी पूरी हो जाती है? इसका कारण क्या रहता है दीपक जी? आपको खराटे आते हैं रात को जब आप सोते हैं? नहीं, खराटे नहीं आते। बिल्कुल भी नहीं? नहीं। तो इसका फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि शरीर के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, या बाकी विटामिन B12 और जो मिनरल्स होते हैं उनकी कमी की वजह से भी आपको सारे दिन शरीर में थकान रह सकती है। तो आप प्रोफाइलेक्टिकली मल्टीविटामिन शुरू कर सकते हैं और 1 महीने उसका ट्रीटमेंट करके आप वेट ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका 1 महीने बाद जो है वो लक्षण जो है आपके कम हुए कि नहीं हुए। और दूसरा, विटामिन डी लेवल अपना चेक करवा लीजिएगा, अगर वो कम होता है तो उसके हिसाब से भी आप ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर कविता, मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आपसे कुछ देर पहले डॉक्टर सौरभ ने इस बात की जानकारी दी कि 50 से ज़्यादा उम्र वाले जो लोग होते हैं वो उनको ज़्यादा बीमारी पेश आती है, ओबेसिटी की बीमारी हो तो ज़्यादा दिक्कतें पेश आती हैं। मैं महिलाओं की यहाँ पर बात करना चाहूँगी कि अगर महिलाएं अपने आप को मेंटेन भी कर रही हैं, अच्छी खासी डाइट भी ले रही हैं, उनका अच्छा खासा रूटीन भी है, बावजूद इसके क्या ये परेशानी उनको पेश आएगी? बिल्कुल, कुछ सिर्फ वेट की वजह से नहीं, कई बार कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कई बार जो
क्रेनियोफेशियल जो चेहरे की बनावट वगैरह होती है, जैसे कुछ लोगों का माउथ पूरा नहीं खुलता है, तो या फिर कुछ लोगों की जैसे कई बार टॉन्सिल्स वगैरह हो, कुछ महिलाओं में टॉन्सिल्स वगैरह हो या एडिनॉइड्स वगैरह होते हैं, उस वजह से भी ये जो नेक का एरिया है अपना, उनका एयरवे है वो नैरो होता है। अच्छा। तो सिर्फ ओबेसिटी एक फैक्टर नहीं है, ये अगर एयरवे आपका नैरो हो या जैसे आजकल महिलाओं में भी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ये सब की अगर हैबिट है, तो इन कंडीशंस में भी ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। ओबेसिटी इज नॉट द ओनली रीजन, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, फैमिली हिस्ट्री होती है, उनमें भी ये सिम्टम्स जो होते हैं वो मिलते हैं। और मैंने पहले भी मेंशन किया था कि महिलाओं में प्रेगनेंसी के टाइम पे जब थोड़ा वेट गेन हो जाता है, उस टाइम पे भी ये प्रॉब्लम कई बार देखने को मिलती है। ठीक है, बड़ी बातें यहाँ पर बताई गई डॉक्टर कविता की ओर से कि ओबेसिटी इज नॉट द ओनली रीजन, देयर माइट बी अनदर रीजंस इस बीमारी के लिए। डॉक्टर सौरभ, मैं आपसे इस यही सवाल रहेगा पुरुषों के लिए, और एक चीज़ यहाँ पर मैं ये जोड़ रही हूँ कि जिनको साइनस है, क्या उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं? तो जैसे जिन लोगों को साइनोसाइटिस प्रॉब्लम होती है, स्पेसिफिकली जो यंग होते हैं, जैसे जो बच्चे हैं, आज के ज़माने में क्या है कि पेरेंट्स बहुत ध्यान नहीं देते, पर अगर आप बच्चों को देखें तो बच्चों में खर्राटे की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, क्योंकि क्या होता है उनको एलर्जिक प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे हमारी कंट्री में एलर्जी की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं, जिनको नाक में पॉलिप बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं नाक का मांस बढ़ गया या नाक के पीछे मांस बढ़ गया, साइनोसाइटिस हो गया, तो वो एलर्जी की वजह से साइनोसाइटिस रहता है, तो नाक का जो सांस का हिस्सा है वो छोटा हो जाता है। तो ऐसे में भी सांस की बीमारी या खर्राटे की बीमारी या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो जो बच्चे हैं, जैसे जो 12 साल से कम उम्र है, उनमें भी ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमनली देखी जाती है। और उनमें इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि माँ बाप को समझ ही नहीं आता कि हमारा बच्चा पढ़ने में बिछड़ रहा है, रात को पेशाब कर देता है बिस्तर पे, दिन में थका थका रहता है, स्कूल में क्लास में ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो ये स्लीप एपनिया के लक्षण बच्चों में अलग होते हैं कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, कई दफ़ा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं कुछ बच्चे, कि वो रात को सोते नहीं और दिन भर हाइपर एक्टिव रहते हैं। तो वो भी कुछ लक्षण होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के, जो कि बच्चों में ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो महिलाओं में भी होते हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट जो लेडीज हैं, पुरुष में भी होते हैं, और इसके अलावा बच्चों में भी इसके लक्षण देखे जाते हैं। ऐसे में दीपक जी क्या करें बच्चे फिर? देखिए, बच्चों के लिए अगर बच्चों को साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, एलर्जी की समस्या हो रही है, तो एलर्जी का प्रॉपर ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है जी। बच्चों के अंदर जनरली आपको स्लीप स्टडी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप सिंपल साइनस का ट्रीटमेंट कर देते हैं, अगर उनके टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं, टॉन्सिल्स का ट्रीटमेंट कर देते हैं, या जो नेज़ल, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया नेज़ल पॉलिप्स हैं अगर, तो नेज़ल पॉलिप्स के लिए आप मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, या अगर ज़रूरत है तो सर्जरी करवा देते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है, मैं आप तीनों से ना अलग अलग सवाल पूछूंगी। दीपक जी आपसे बच्चों से जुड़ा सवाल रहेगा, कविता जी महिलाओं से जुड़ा हुआ, और सौरभ जी आपसे पुरुषों से जुड़ा हुआ। और मैं चाहूँगी तीनों का आप अलग अलग मुझे डाइट चार्ट बताइए कि आखिर क्या करें, क्या पूरा स्केड्यूल रहे। कविता जी सबसे पहले आपसे पूछूंगी, महिलाओं के लिए क्या करें? देखिए, डाइट चार्ट की बात करें तो ये मतलब कॉमन है कि मतलब जो है आपकी डाइट में फैट कम हो, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, और प्रोटीन डाइट ज़्यादा हो, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह का सेवन ज़्यादा हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इन चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो या स्विमिंग हो, या जो जिम जा सकते हैं जिम जाएं, किसी न किसी फॉर्म में फिजिकल एक्टिविटी। महिलाओं को यूजुअली क्या लगता है कि हम घर का काम करते हैं तो हमारी बहुत एक्सरसाइज हो जाती है, तो एक्चुअली सच नहीं है, उसमें थकान ज़्यादा होती है, कैलोरीज कम लॉस होती है। तो इसीलिए महिलाओं को अपार्ट फ्रॉम हेल्दी डाइट, उनको कुछ फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अपने लिए टाइम उनको निकालना चाहिए और उसको अपनाना चाहिए। ठीक है, सौरभ जी आपके पास आ रही हूँ, पुरुष क्या करें? तो इसको बीमारी को रोकने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आप अपनी डाइट कंट्रोल करें, यानी कि आप जितना अभी तक खा रहे थे उसमें धीरे धीरे कमी करना चालू करें। आप 3 रोटी खाते हैं, आप 2 रोटी खाना चालू करो। तो धीरे धीरे अगर आप अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करते जाओगे, प्रोटीन बढ़ाते जाओगे, तो आपका वेट लॉस होगा, पहली चीज़। दूसरा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बिना एक्सरसाइज के वेट लॉस वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होगा, तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तीसरा, जो स्लीप हाइजीन जो डॉक्टर दीपक ने बताया कि भाई आप अपना सोने का एक शेड्यूल बनाएं, जिस टाइम सोना है इस टाइम उठना है, सोने से 2 घंटे पहले खाना खा लेना है, उसके बाद कुछ नहीं खाना। आप जब सोएं तो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हो, तकिया ठीक हो, कमरे में लाइट ना जलाएं। अगर आप इस तरीके से सोएंगे तो नींद प्रॉपर आएगी।
ठीक है दीपक जी, बच्चे क्या करें? देखिए, बच्चों का जो विषय है वो बहुत ही ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल ज़्यादातर बच्चे ओबेसिटी वाले क्राइटेरिया में ज़्यादा जा रहे हैं। उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि आजकल बच्चे जो है फास्ट फूड, जंक फूड ये ज़्यादा खाते हैं, और दूसरा जितने भी मार्केट में चिप्स हैं या और अलग अलग फ्लेवर्स की चीज़ें हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं और वो जिद करके वो खाने की ज़रूर कोशिश करते हैं। तो बीइंग ए पेरेंट्स हमारा ये काम है कि हम उन चीज़ों को धीरे धीरे बच्चे की जीवन शैली से निकालें और बच्चों को प्रमोट करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाएं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स खाएं। घर पे आप बेशक बच्चे को चपाती खिलाइए, परोठा खिलाइए, लेकिन जो ये बाहर का जंक फूड है ये बिल्कुल देना बंद कर दीजिए। दूसरा, बच्चों को जो टीवी देखने की जो आदत होती है, जो मोबाइल देखने की आदत है, वो बहुत ख़राब आदत है जो आज के दिनों में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। इसके चलते भी बच्चों की जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब होती है। बच्चों को जिस टाइम पे नींद आती है वो उस टाइम पे मोबाइल अगर उनको दे दे तो वो मोबाइल देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो सोने का समय है बच्चों का वो निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। 8 से 10 घंटे की स्लीप बच्चे को चाहिए होती है अपना नॉर्मल जो स्लीप साइकिल है उसको पूरा करने के लिए। डाइट में आप जंक फूड हटाइए, वेजिटेबल्स दीजिए, प्रोटीन वाली डाइट थोड़ी ज़्यादा दीजिए, दालें दीजिए। बच्चे को अगर एग खाते तो एग दे सकते हैं या फिर पनीर का सेवन करवा सकते हैं। बाकी नॉर्मल जो सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल वेजिटेबल्स हैं, उनका सेवन कराइए ताकि आपका बच्चा जो है हष्ट पुष्ट रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए। बच्चों को डांसिंग एक्टिविटीज़ में डालिए, बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में डालिए ताकि उनका जो फिजिकल वर्कआउट है वो ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ और दीपक जी जानना चाहूँगी आपसे कि क्या बच्चे जिम कर सकते हैं? देखिए, बच्चों को जिम करने की ज़रूरत ही नहीं होती। बच्चों की जो बोन्स होती हैं वो ग्रोइंग फेज़ में होती हैं, तो आप अगर उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में डालेंगे तो वो जिम से ज़्यादा असर करती हैं। और मेरे हिसाब से 10 साल 12 साल से पहले बच्चों को जिम में भेजना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है और भेजना भी नहीं चाहिए, उससे उनकी ग्रोथ पे फ़र्क पड़ सकता है। चलिए ठीक है। कविता जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। महिलाओं के लिए तो आपने बता दिया है कि क्या करा जाए, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाएं क्या करें? प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी सेम रूल फॉलो होता है। ऐसा धारणा होती है यूजुअली कि प्रेग्नेंट महिला को बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, उनको 2 लोगों का खाना चाहिए, जो कि एक्चुअली ट्रुथ नहीं है। प्रेगनेंसी में जो वेट गेन है वो भी कंट्रोल्ड होना चाहिए और ये डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी से पहले उनका BMI कितना था, प्रेगनेंसी से पहले उनका वेट कितना था। यूजुअली एक एवरेज वेट की वुमेन के लिए हम लोग, BMI की वुमेन के लिए हम लोग बोलते हैं कि लगभग 10 से 12 किलो वेट गेन हो। बट अगर यही ओबेज, जब प्रेगनेंसी से पहले ही अगर फीमेल ओबेज है, BMI उनका ज़्यादा है, तो उनको 7 से 8 केजी वेट गेन, 7 से 8 केजी से ज़्यादा वेट गेन नहीं करना चाहिए। और यही कोई अंडर वेट महिला है तो उसका वेट गेन 15 किलो तक, 12 से 15 किलो तक भी वेट गेन हो सकता है। तो बस आपको अपना जो है प्रेगनेंसी से पहले। कविता जी, मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। कॉलर मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, अजय जी सवाल कर सकते हैं अपना? अच्छा, थैंक यू। हेलो जी, अजय जी सवाल करिए। जी, मेरी ग्रैंड डॉटर है 2 साल की। ठीक है। अब वो मोबाइल की बहुत एडिक्ट हो गई है। ठीक है, क्या करना है उसके लिए? अभी दीपक जी ने यही जानकारी बताई थी कि मोबाइल से बच्चे एडिक्शन ज़्यादा हो गया है, तो क्या करा जाए। कविता जी, इस बात का जवाब भी दे दीजिएगा और बात भी पूरी कर दीजिए अपने। देखिए, अगर 2 साल की बच्ची है और मोबाइल की एडिक्ट हो गई है तो इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स की, घर वालों की गलती है। और अब अगर आप उससे अचानक से मोबाइल छीनेंगे तो भी वो बहुत गलत तरीके से रिएक्ट करेगी। तो मेनली आपको जो उसकी प्रॉब्लम क्या होती है कि माँ बाप आजकल अपना बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, इसीलिए वो उनको मोबाइल दे देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप बच्चे को जो जिस टाइम वो मोबाइल मांगे आप उनका ध्यान डाइवर्ट करिए। 2 साल की बच्ची है, बहुत ज़्यादा नहीं सोच पाएगी, तो आप उनसे मोबाइल के बजाय आप उनके साथ खेलिए, उनके साथ एक्टिविटीज़ करिए। उनको या तो किसी बाहर घुमाने ले जाइए या बाहर खिला लीजिए, या आप उनके साथ में घर पे खेलिए, उनको बुक्स दिखाइए, पढ़ाइए। इसमें आपको एफर्ट करने पड़ेंगे और एक दिन में आदत भी नहीं छूटेगी। धीरे धीरे अगर आप अपना टाइम देंगे बच्चे को, मोबाइल की जगह उसको और क्या क्या चीजें करी जा सकती है वो अगर आप उसको सिखाएंगे तो ये एडिक्शन छूट सकता है।
ये एडिक्शन छूट सकता है। और मुझे लगता है कविता जी, ये जो सुधार की जो पूरी प्रोसेस है, ये मुझे लगता है शुरू से ही शुरू होती है। अगर आपका बच्चा छोटा है तभी से अगर आप उसमें आदत डालेंगे तो निश्चित तौर पर ये दिक्कतें जो अभी कॉलर हमारे साथ जुड़े थे पेश नहीं आएगी। फिलहाल आप तीनों का, सौरभ जी और दीपक जी और कविता जी, शुक्रिया शामिल होने के लिए इस खास पेशकश में। तो क्या है स्लीप एपनिया और क्या है स्लीपिंग डिसऑर्डर, ये परेशानी के पीछे की वजह, इसके सिम्टम, इसके बचने के उपाय हमारे एक्सपर्ट ने आप तक पहुंचाए। फिलहाल इसी के साथ मेरी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।